हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हम एक स्पेशल बैच चला रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें हम दो पोर्शन कवर कर रहे हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस और एक जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। आज जो मेरा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करेंगे, ये हमारा प्रिपरेशन का तरीका रहेगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस जिनकी कम कम होती जाएगी उन्हें बाद में करेंगे। तो जो हम पहले टॉपिक कवर कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं महात्मा गांधी का। तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1869 ये गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है। 2 अक्टूबर 1869। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नॉन वायलेंस डे। तो यहां से पहला क्वेश्चन बन गया आपका गांधी जी से रिलेटेड कि 2 अक्टूबर का क्या होता है। 2 अक्टूबर का होता है आपका नॉन वायलेंस डे। ये किसने डिसाइड करा है कि इस दिन नॉन वायलेंस डे मनाया जाएगा? डिसाइडेड बाय यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको अभी जानना ये इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये भी आपने जान लिया, ये एक्स्ट्रा हो गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो पहला क्वेश्चन बना 2 अक्टूबर, दैट इज नॉन वायलेंस डे। आगे चलते हैं, अगर हम इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। जैसे आप सबको पता है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके फादर का नाम करमचंद गांधी है, उनकी मदर का नाम पुतलीबाई है और उनकी बहुत ही कम एज में शादी हो गई थी और उनकी वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा बाई। ये सारी फैमिली बैकग्राउंड के बाद अब उनकी एजुकेशन की बात करें, अगर हम गांधी जी की एजुकेशन की हम बात करते हैं अगर, तो बाय प्रोफेशन वो क्या थे? लॉयर थे। तो उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनके पास लॉ डिग्री थी और ये लॉ डिग्री उन्होंने कहां से ली थी? ये ली थी उन्होंने लंदन से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी एजुकेशन, उन्होंने जो लॉ डिग्री ली है वो कहां से ली है? वो ली है लंदन से। अगर हम उनकी प्रैक्टिस की बात करें कि उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस कहां करी है, तो ये टाइम पीरियड है उनकी लॉ की प्रैक्टिस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1893 से 1915, मतलब 1893 से 1915 तक उन्होंने जो लॉ प्रैक्टिस करी है वो उन्होंने करी है साउथ अफ्रीका में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है साउथ अफ्रीका का गांधी जी की लाइफ पे, और जो गांधी जी की लाइफ पे साउथ अफ्रीका का इंपैक्ट है उसी वजह से गांधी जी ने इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल को स्टार्ट किया था। क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ? साउथ अफ्रीका आप सबको पता है एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है जिसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक व्हाइट पीपल और दूसरे ब्लैक पीपल। अब इनके साथ क्या था कि ब्लैक पीपल पे उस टाइम अत्याचार किया जा रहा था, या एक तरह से उनका क्या किया जा रहा था? उनका शोषण किया जा रहा था, उनको हीन भावना से देखा जाता था जो ब्लैक पीपल थे। अब गांधी जी एक दिन क्या हुआ, गांधी जी एक दिन एक रेलवे बोगी में घुस गए और वो जो बोगी थी वो रिजर्व थी फॉर द व्हाइट पीपल। तो गांधी जी को बाहर निकालकर फेंक दिया गया। तो उस इंपैक्ट का, उस घटना का ये इंपैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर कि गांधी जी ने सोचा इस तरह का व्यवहार मेरे लोगों के साथ भी कहां हो रहा होगा? इंडिया में हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया में तो उस टाइम क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो 9 जनवरी 1915 ये वो तारीख है हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया। गांधी जी ने फैसला किया रिटर्न बैक टू इंडिया, वो भारत लौट के आएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो वहां पर नहीं रहेंगे और वो कहां लौट के आ जाएंगे? वो भारत लौट के आ जाएंगे। तो गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया। ये जो 9 जनवरी है, यहां से अगला क्वेश्चन बनता है, क्या सेलिब्रेट होता है 9 जनवरी का? प्रवासी भारतीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। अगर इंग्लिश की बात करें तो एनआरआई डे होता है सेलिब्रेट, और हिंदी में क्या हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, वर्ल्ड मैप पे बात करें, तो उस टाइम क्या चल रहा है वर्ल्ड मैप पे? वर्ल्ड वाइड चल रही है उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिस टाइम गांधी जी भारत लौट के आए थे उस टाइम क्या चल रहा था दुनिया में? उस टाइम चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका टाइम पीरियड है 1914 से लेकर 1918। कुछ बुक्स में ये 1914 से 1919 तक दे रखी है। मैं आपको समझा देता हूं। वॉर का टाइम जो है 1914 से 1918 का ही है। 18 के बाद ट्रिटी साइन हुई थी 1900 में।
ट्रीटी को कहते हैं हम समझौता। तो जो ट्रीटी होती है, जो वॉर होती है, वो ट्रीटी के बाद ही खत्म होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है? ये टाइम पीरियड है कि इसमें ट्रीटी इंक्लूड है। और ये जो टाइम पीरियड है 14 से 18 का, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है। तो जब ब्रिटिश रूल वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था तो गांधी जी भारत आ गए थे। अब गांधी जी जब पहली बार बाहर से आए हैं तो उनका एक इमेज लेके आए हैं गांधी जी कि बहुत बड़े लीडर बनने की काबिलियत रखते हैं। तो कांग्रेस ने उन्हें दोनों हाथों से ग्रैब किया, मतलब उन्हें दोनों हाथों से रिस्पेक्ट दी गांधी जी को। उनके गांधी जी के एक पॉलिटिकल गुरु हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर मैं गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस की बात करूं इंडिया में, जब वो लोगों के बीच आए, तो वो साल था 1916, 1916। और वो क्या था इंपॉर्टेंस उस दिन का? ये इंपॉर्टेंस था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। किसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी? BHU। BHU मींस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कांग्रेस के लीडर्स ने गांधी जी को इस सेरेमनी में इनवाइट किया। गांधी जी इस सेरेमनी में एज अ गेस्ट गए। और BHU के फाउंडर की बात करूं तो आप सबको पता है BHU के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज द फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये गांधी जी की इस मीटिंग में जाना या इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाना गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस बनी इंडिया में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बंदा था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी को फॉलो कर रहे थे और गांधी जी के पीछे पीछे वो रहते थे, क्योंकि उन्हें गांधी जी को कहां ले जाना था? उन्हें गांधी जी को ले जाना था चंपारण। चंपारण कहां पड़ता है? पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी की लाइफ का पहला मूवमेंट है। 1917 वो साल था। और चंपारण मूवमेंट की इंपॉर्टेंस मैं अभी बताता हूं आपको। चंपारण मूवमेंट, पहले मैं चंपारण की लोकेशन बता देता हूं। चंपारण पड़ता है आपका मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में चंपारण जगह पड़ती है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया। क्यों किया? क्योंकि चंपारण के लोग क्या करते थे? इंडिगो की फार्मिंग करते थे। इंडिगो मीन्स नील, नील की खेती करते थे। अब नील की खेती में बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। ब्रिटिश टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा था उस टाइम। ब्रिटिश जो लगान लेते थे, खेती पर जो टैक्स लेते थे, बहुत हाई था। तो गांधी जी को इनवाइट किया किसने? राजकुमार शुक्ला ने। गांधी जी रेडी हो गए। तो ये गांधी जी की लाइफ का इंडिया में क्या बना? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी की पहली मूवमेंट बनी, फर्स्ट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन भारत में कौन सा बना? 1917 चंपारण। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? आंसर इज चंपारण। अगला क्वेश्चन आ सकता है साल से, किस ईयर में हुआ है? तो 1917। उससे अगला क्वेश्चन आ सकता है किस चीज से रिलेटेड था? तो वो है इंडिगो फार्मिंग। यहां से गांधी जी क्या बन गए? गांधी जी उन लोगों के लीडर बन गए जिनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा था। मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग, डिप्रेस क्लासेस कह सकते हैं, या लोअर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग थे, उनकी आवाज कौन उठाता था? उनकी आवाज उठाने वाला बना महात्मा गांधी। इसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी। 1918 का वो साल था जब गांधी जी ने अपनी दूसरी बड़ी मूवमेंट करी, खेड़ा मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है बेटा आंदोलन। मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। तो गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन है खेड़ा मूवमेंट। तो खेड़ा मूवमेंट कहाँ है? खेड़ा जगह पड़ती है गुजरात में, आज के गुजरात में। उस टाइम के क्या बनेगी? क्योंकि जो बर्थ प्लेस है गांधी जी की वो पोरबंदर है, जैसे आप सबको पता है। गांधी जी की बर्थ प्लेस क्या है? पोरबंदर। पोरबंदर आज हम कहते हैं गुजरात में है। आज कहां पर है? गुजरात में है। सही बात है, आज गुजरात में है, लेकिन पहले पोरबंदर कहां था? तो पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। किसका पार्ट था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था क्या? पोरबंदर। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक हो गया आपका महाराष्ट्र और दूसरा बन गया उसमें गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल अवेयरनेस में आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं चल सकते। मुंबई प्रेसिडेंसी दो हिस्सों में टूटी, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। दोनों का समय एक है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना और 1 मई 1960 को ही आपका
गुजरात बना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं कौन सी बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था गांधी जी की दूसरी बड़ी मूवमेंट की, जो थी खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट गांधी ने फार्मर्स के लिए करी, उनके ऊपर भी ब्रिटिश पॉलिसी थी, टैक्स सिस्टम थी। इसमें खेड़ा मूवमेंट में गांधी जी को किसका साथ मिला? गांधी जी को साथ मिला वल्लभ भाई पटेल का। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं कहा? मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए नहीं कहा कि जो सरदार की उपाधि है, जो सरदार की उपाधि है, जो निकनेम है, ये यहां जुड़ा है इनके नाम से खेड़ा मूवमेंट के दौरान। और किसने दिया ये सरदार की उपाधि? उन्हें किसने दी ये उपाधि? दी उन्हें महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई एग्जाम में, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मान के चले। खेड़ा मूवमेंट के बाद भारत में एक कानून आया, एक लॉ आया। वो लॉ क्या था? वो एक और मूवमेंट बता देता हूं 1918 में, पहले गांधी जी की जो 18 में एक और मूवमेंट करी है उन्होंने, वो है अहमदाबाद मील स्ट्राइक। क्या है? अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये अहमदाबाद के वर्कर्स, मील वर्कर्स जो मील में काम करते थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश पॉलिसी अत्याचार कर रही थी। या अत्याचार मतलब उनकी सैलरी कम थी, उनकी जो कंडीशन थी जहां वो रहते थे बहुत पैथेटिक कंडीशन थी, बुरी कंडीशन थी। तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक कह लो या फिर अहमदाबाद मूवमेंट कह लो, मील मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। ये अहमदाबाद आप सबको पता है गुजरात में पड़ता है, तो यहां भी आपको क्या रखना है इंपॉर्टेंट, इनका ईयर जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आई थी 1918 में, एक कानून आया था, ब्लैक लॉ आया था, जिसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट। क्या था ये? इसे कहा जाता है ब्लैक लॉ, काला कानून। इसमें ब्लैक लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म करी, उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका इंडिया में कंट्रोल जाने लगा है, कंट्रोल कम हो गया है। तो उन्होंने कानून बना दिया जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। रॉलेट एक बंदे का नाम है, उसके नाम पर इस कानून को नाम दिया गया। इस एक्ट में क्या करते थे वो लोग? लोगों को गिरफ्तार करते थे विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी एफआईआर, अरेस्ट करके एक अननोन प्लेस पे डाल देते थे। अगर मैं आज की बात करूं तो एक तरह से धारा 144 लगा रखी थी उस टाइम, तो रॉलेट एक्ट को आप धारा 144 से कंपेयर कर सकते हो। तो रॉलेट एक्ट आया 1918 में, गांधी जी ने इसका विद्रोह किया, 1918 में ही रॉलेट सत्याग्रह चलाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने ध्यान में रख रखे हैं ईयर, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। 1918 में आना है रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इस कानून ने क्या दिया है हमें? इस कानून की वजह से, इस कानून का बहुत हाई लेवल पे विद्रोह हुआ है। ये इसके अगेंस्ट लोगों ने कहा है कि ये गलत कानून है, ये हमारे इंडिया के लोगों के साथ एक तरह से अत्याचार है। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 वो तारीख है जो एक ब्लैक डे है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था कब? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन है जिस दिन लाखों लोग, जिस दिन हजारों लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग कहां पड़ता है? तो जलियांवाला बाग पड़ता है आपका अमृतसर में। यहां लोग इकट्ठा हुए थे फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पर? जनरल ओ डायर, ये ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसने वहां पर ओपन फायर कर दी, और ओपन फायर में बहुत से लोगों की जानें चली गई। कुछ लोग गोली से मरे, कुछ कुचल के मर गए, और कुछ लोग उस कुएं में गिर के मर गए, जो आज आप विजिट करते हो आपको देखने को मिलता होगा। तो 13 अप्रैल 1919 गांधी जी ने इसका कंडेम किया और कहा कि ये बहुत गलत किया है। तो गांधी जी को एक टाइटल दे रखा था ब्रिटिशर्स ने, केसरे हिंद, केसरे हिंद। ये टाइटल गांधी जी ने रिटर्न बैक कर दिया, उन्हें लौटा दिया, कहा मुझे आपसे ये टाइटल नहीं चाहिए, रिटर्न बैक कर दिया इस टाइटल को, रिटर्न बैक बाय महात्मा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जलियांवाला बाग के अगेंस्ट गांधी जी ने कौन सा टाइटल वापस कर दिया ब्रिटिशर्स का? तो वो टाइटल था केसरे हिंद। गांधी जी के साथ एक और बंदे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें टाइटल दे रखा था नाइटहुड। क्या टाइटल दे रखा था उन्हें? नाइटहुड। उन्होंने भी ये टाइटल रिटर्न बैक कर दिया, रिटर्न बैक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे आप सबको पता है कौन है रविंद्रनाथ टैगोर। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो किस फील्ड से रिलेटेड है रविंद्रनाथ टैगोर? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके रिलेटेड है लिटरेचर से, और ये पहले बंदे हैं जो 1913 में भारत के लिए नोबेल प्राइज जीते।
किस फील्ड में जीता नोबेल प्राइज इन्होंने? लिटरेचर में जीता। और किस पोएट्री के लिए, किस कविताओं के लिए मिला? तो वो किताबें थी या जो कविता थी वो थी गीतांजलि। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने तो 2 टाइटल लौटा दिए किसके अगेंस्ट? जलियांवाला बाग के अगेंस्ट। पहला है केसरे हिंद जो लौटाया महात्मा गांधी ने, और दूसरा टाइटल है नाइटहुड जो लौटाया आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं। इसके बाद गांधी जी को समझ में आ गया कि अब लोगों का सपोर्ट मुझे मिलने लगा है, लोग मुझे जानने लगे हैं, तो पब्लिक अपीयरेंस ज्यादा हो गई गांधी जी की, बढ़ गई पब्लिक अपीयरेंस, लोगों के बीच ज्यादा रहने लगे गांधी जी। और उसके बाद गांधी जी ने धीरे धीरे क्या करा? गांधी जी ने धीरे धीरे अपनी मूवमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1920 में गांधी जी ने पार्ट लिया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कौन चला रहा था? तो 2 ब्रदर चला रहे थे खिलाफत मूवमेंट, दोनों मुस्लिम लीग से आते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों फाउंडर लीडर हैं किसके? खिलाफत मूवमेंट के। खिलाफत एक उर्दू शब्द है, और शौकत अली ये दोनों भाई चला रहे थे कौन सी मूवमेंट? ये चला रहे थे खिलाफत मूवमेंट। तो जिन दोनों भाइयों को मुस्लिम लीग से रिलेशन था, मोहम्मद अली और शौकत अली का, यहां पर इन लोगों ने किस चीज की खिलाफत कर रखी थी? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि ब्रिटिश रूल उस टाइम ना केवल इंडिया में बल्कि डिफरेंट पार्ट में था, दुनिया के डिफरेंट पार्ट में था। तो ये लोग खिलाफत कर मूवमेंट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द टर्की खलीफा। टर्की एक कंट्री पड़ती है, उसके खलीफा के लिए, खलीफा होता है किंग, उसके खलीफा के लिए ये लोग ये मूवमेंट चला रहे थे फॉर द टर्की खलीफा। और इसमें गांधी जी को इनका सपोर्ट मिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को इस मूवमेंट का लीडर चुन लिया गया। किसने चुना उन्हें लीडर? मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी को अपना लीडर चुन लिया। ये मूवमेंट जरूर वो टर्की के खलीफा के लिए कर रहे थे, क्योंकि टर्की के खलीफा पर भी ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, जरूर उनके लिए कर रहे थे। पर गांधी जी को क्या मिल गया? गांधी जी को एक मौका मिल गया कि वो किसकी बात कर सकें? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसकी बात कर सकें? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो गांधी जी को जो मौका मिला उन्होंने इस मौके को कैश किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी इस मूवमेंट के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। 1920 से लेकर 1922 तक का जो समय है, 1920 से लेकर 1922 तक का जो समय है वो गांधी जी का मास मूवमेंट का टाइम शुरू हो जाता है। तो गांधी जी का पहला मास मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी की क्लास हम 2 सेशन में करेंगे। आज एक सेशन करेंगे, एक सेशन आपका कल करेंगे। आज जो सेशन है मैं उसे यहीं पर खत्म करूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझाने के बाद ये सेशन यहां खत्म हो जाएगा, अगला सेशन इससे आगे से स्टार्ट होगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम कह सकते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी का कहने का मतलब है गांधी जी द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन था। ये गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला जन आंदोलन था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी का पहला मास मूवमेंट कौन सा था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग, मतलब आपको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना है। तो उसे नहीं करने का तरीका क्या है कि आप चीजों का क्या करना शुरू कर दो? बाइकआउट करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? चीजों का बाइकआउट करना शुरू कर दो। कैसे बाइकआउट करोगे? उनकी गुड्स का बाइकआउट करो, उनकी सर्विसेज का बाइकआउट करो। गांधी जी का कहना क्या था? उनकी बनाई गई वस्तुओं को मत इस्तेमाल करो, उनकी दी गई सेवाओं को मत इस्तेमाल करो, उनके कॉलेजेस में मत जाओ, उनके स्कूलों में मत जाओ, उनके कॉलेजेस में मत जाओ, उनके स्कूलों में मत जाओ। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि लॉ बॉडी का मदद मत लो, उनकी लॉ बॉडी को ना मानो, उनके रूल्स को ना मानो। अगला गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि उनके बनाए गए डिपार्टमेंट में मत जाओ, उनके बनाए गए डिपार्टमेंट में मत जाओ, उनकी हेल्प मत लो। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो वो कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे, और जब वो कमजोर पड़ेंगे तो वो भारत छोड़ के जाने लगेंगे। ये मूवमेंट 2 साल बहुत अच्छे से चली। सब लोगों ने ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, लोगों ने मदद करनी शुरू बंद कर दी, इनके मिलों में काम करना बंद कर दिया, मतलब ब्रिटिश फैक्ट्रीज में भी काम करना लोगों ने यहां तक के बंद कर दिया। तो 1922 में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को बंद कर दिया? तो वो इंसिडेंट था चौरा चौरी इंसिडेंस। चौरा चौरी इंसिडेंस ये कहां पड़ता है? चौरा चौरी एक जगह पड़ती है
ये जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है आपकी गोरखपुर में। कहाँ पड़ती है? चौरा चौरी ये पड़ती है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। गोरखपुर की अगर मैं आज की इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका कहाँ पर है? वो भी आपका गोरखपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। चौरा चौरी में ऐसा क्या हुआ 1922 में कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। तो यहां पर हो गया वायलेंस। क्या हो गया? वायलेंस हो गया, एक तरह का हिंसा हो गई। गांधी जी की पॉलिसी क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी हिंसा नहीं देख पाए, या फिर गांधी जी ने कहा कि आपने मेरी पॉलिसीज को नहीं माना। हमने पहले ही तय किया था कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा नहीं होगी। ऐसी कौन सी हिंसा हुई मैं बता देता हूं। एक पुलिस स्टेशन था जिसे लोगों ने आग लगा दी, जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये ध्यान रखें कि पुलिस स्टेशन में आग लगने की वजह से हिंसा हो गई। और गांधी जी की पॉलिसीज क्या है? ट्रुथ और नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्लोज कर दिया। आज मेरी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।